हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वर्क को समझा, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन को समझा, और ये सारी चीजें हमने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच के साथ नहीं बल्कि नेचर में ऑब्जर्व करके इन चीजों के असली मतलब को जाना था। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन होता है तो वो बॉडी एनर्जी गेन करती है, यदि किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन होता है तो वो बॉडी एनर्जी लूज करती है। और वर्क और एनर्जी का रिलेशन ये था कि जितनी एनर्जी मैं खर्च करूंगा उतना काम मैं कर सकता हूं, और यदि मैं किसी और पे कोई वर्क करता हूं तो वो उतनी ही एनर्जी गेन करता है। तो वर्क और एनर्जी का यहां पर डायरेक्ट संबंध हम लोगों ने पाया था। लास्ट लेक्चर जो था वो आपकी एंटायर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हर जगह अब वर्क और एनर्जी का जहां पर भी हमें यूज करना होगा वहां पर यही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किए हैं नेचर के अंदर वो यूज करने हैं। और लास्ट लेक्चर आपके लिए एक्चुअली में देखा जाए तो मैकेनिक्स और वर्क एनर्जी पावर, खैर ये भी मैकेनिक्स में ही आता है, लेकिन ये वाले जो सेक्शन है आपके, ये एंटायर फिजिक्स को समझने में आपको मदद करेंगे। तो यहां तक के पार्ट को बहुत ही डीपली नेचर में एनालाइज करना है, और ये काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये काम हम अभी तक करते आए हैं। और यकीन मानिए हर बार हमने कोई फॉर्मूला अप्रोच नहीं लिया, बल्कि नेचर से बात किया, मैथमेटिकली नेचर ने खुद हमको जवाब दिया और सारे लॉज हमें सामने से नजर आने लगे। अब ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर जो वर्क एनर्जी के ऊपर था उसी की कंटिन्यूटी है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्प्रिंग में जो फोर्स होता है उसके बारे में जानेंगे, और वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है जब हम उसको कोई एक एक्स डिस्प्लेसमेंट तक खींचते हैं या दबाते हैं तब। और फिर हम लोग जानेंगे यहां पर लॉसेज ऑफ एनर्जी के साथ ये आपका एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू वर्क डन ये किस तरह से डील करता है। और लास्ट में हमारे पास आएगा कि ये पावर एक्चुअली में होता क्या है। इन चीजों के मतलब को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो, वर्क और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो हम जानते हैं। वर्क में हम लोग वर्क क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया था ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और यहां पर जब भी आप एनर्जी के बारे में बात करोगे तो वो दो ही प्रकार के होंगे, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो वो एनर्जी गेन करेगा अगर उस पर कोई भी अदर फोर्स नहीं है आपके फोर्स के अलावा, तो वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। और अगर कोई फोर्स उसको अपोज कर रहा है तो उसमें हो सकता है एनर्जी स्टोर हो या फिर उसमें एनर्जी लॉस हो जाए। तो ये वाला पार्ट अभी हमें देखना है, स्टोर वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो हम यहां पर स्प्रिंग के फोर्स को अगर देखते हैं तो स्प्रिंग एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर हर इंसान जानता है कि वो किस तरह से दिखता है, और उसको आप जितना खींचते हो उसकी वापस खींचने की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो यहां पर यह नोटिस किया गया कि स्प्रिंग का जो फोर्स है कहीं ना कहीं उसके एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको एक्सपैंड कर रखा है अपनी नेचुरल लेंथ के साथ, और दबाने पर भी वही चीज हमको नजर आती है। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स को कि डेटा को जब प्लॉट किया गया, मींस कि यहां पर रखा गया स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट रखा गया, तो ये जो डेटा बनकर आया वो एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आई। तो यहां पर आइडियल स्प्रिंग के लिए, ठीक है, जब रियल लाइफ में स्प्रिंग्स आप यूज करते हो तो वो एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं देते हैं। आइडियल स्प्रिंग जो हर टाइम स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करे, ठीक है, तो आइडियल स्प्रिंग में ये चीज आती है स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स का जो रिलेशन आया, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज के एक्स। बट ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को देखो, और हम क्या करते हैं बस इतना याद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जब भी कैलकुलेशन करते हो वो कैलकुलेशन आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कहानी को सिर्फ यहीं पे एंड मत करो, बल्कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक भाषा है जिसके जरिए हमें नेचर से बात करनी है। तो यहां पर हम एक स्प्रिंग बनाते हैं और एक बॉक्स को यहां लगाते हैं। अब मेजरमेंट करने के लिए मुझे चाहिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह से चुना कि मैंने यहां स्प्रिंग का जो एंड पॉइंट है वहां पर अपना एक्स वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया। और अब अगर मैं देखूं तो ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाले का तो भी हमें नीड ही नहीं है क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अब जब मैं इस बॉक्स को आगे लेके जाऊंगा तो यहां पर आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो मैं यहां पर उसको लिखता हूं एफ एक्सटर्नल, ये आपके फोर्स की डायरेक्शन है। बट स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो आपकी इस तरफ होगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लो बॉक्स आपका यहां तक मूव करके आ गया, स्प्रिंग इतना एक्सपैंडेड है, ये यहां पर इसका एक्सपेंशन है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के एक्स। लेकिन एज पर योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड होगी क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो पीछे की तरफ है। अब बढ़ते हैं आपको, अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है तो अब देखो स्प्रिंग की फोर्स कहां होगा, जब आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ ढकेलेगा, यानी आपका फोर्स तो इस तरफ है एफ एक्सटर्नल, बट स्प्रिंग का फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब देखो यहां पर सेम इसी इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव खुद ब खुद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो स्प्रिंग फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वो आता है आपके पास माइनस के एक्स, और क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है तो यहां पर आई कैप आप लगा दोगे, ठीक है। सो ये देखो इस तरह से आपको प्रॉपरली स्प्रिंग फोर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। और यहां पर
जो भी आपने ये यहां पे लिखा है, जब डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इस बात को समझो, आपको अगर डायरेक्शन दिखानी है तो ऑब्वियसली आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना फ्रेम के, बिना किसी ओरिजिन पॉइंट के आप डायरेक्शन कैसे बताओगे। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लगाया तो हम स्प्रिंग के फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। देखो ये चीज है आपका स्प्रिंग फोर्स। अब हम बढ़ते हैं यहां पर एनर्जी स्टोर्ड की तरफ। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स को तो हमने समझा, और ये बेसिकली यहां पर आइडियल स्प्रिंग के लिए लिया गया है। जो ये स्प्रिंग फोर्स है आपका F इज इक्वल टू के एक्स, ये आइडियल फोर्स, आइडियल स्प्रिंग के लिए है। अब उसी आइडियल स्प्रिंग के अंदर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ अटैच करता हूं और उसको कुछ एक्स लेंथ तक एक्सपैंड करता हूं, मतलब बाहर की तरफ खींचता हूं, तो उस दौरान स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस चीज को हमें समझना है। तो चलो प्रीवियस लेक्चर से एक छोटे से पार्ट को हम रिवाइज करते हैं, और वो क्या है कि जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा वो बॉडी एनर्जी गेन करेगी। एनर्जी लिख देता हूं यहां पर, एनर्जी गेन करेगी। जिस पर नेगेटिव वर्क डन होगा वो बॉडी एनर्जी लूज करेगी। यस, यही हमने जाना था लास्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है, यानी कि ना तो दबा रखा है ना एक्सपैंड कर रखा है, तो इस दौरान इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। लेकिन हम पता है क्या क्या गलती करते हैं, हम बस डायरेक्टली F इज इक्वल टू के एक्स पता चल गया, अब चल देंगे हम उसकी डेरिवेशन की तरफ, रिजल्ट आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर और हम आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि हमें यहां पर फील करना है, हम पढ़ रहे हैं वर्क और एनर्जी, तो हमें वर्क और एनर्जी पर फोकस करना है, ना कि उनके बस फॉर्मूलाज पर फोकस करना है। क्योंकि फॉर्मूलाज तो एक कम्युनिकेट करने का जरिया है, वो तो एंड रिजल्ट है। उसके मतलब को समझो जो वर्क और एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी मतलब के साथ चलें, तो अब देखो मैं इस बॉक्स को एक्सपैंड करूंगा, इस बॉक्स को आगे खींचूंगा, तो मेरे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। हम परिस्थितियों से बात करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल लगने स्टार्ट होंगे। जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा और ये बॉक्स आगे जाना स्टार्ट होगा, तो स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स जनरेट होगा, तो यहां पर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग भी जनरेट हो जाएगा। अब जो हम जानते हैं उसी मैथमेटिक्स से हम कम्युनिकेट करें तो हमें समझ आता है कि अगर मेरा फोर्स, पॉइंट को समझना, अगर किसी बॉडी पर वर्क डन पॉजिटिव किया जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है आपके फोर्स के लिए तो वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बनेगा। लेकिन अगर कोई अपोजिंग फोर्स है तो यहां पर वो फोर्स, उस केस में आपकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। और यहां पर दिख रहा है कि आपके फोर्स को स्प्रिंग का फोर्स अपोज कर रहा है, आपके फोर्स को स्प्रिंग का फोर्स अपोज कर रहा है। फिर अगली बात आती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एनर्जी स्टोर करना चाहता हूं, जितना मैं वर्क करूं वो पूरा का पूरा इसके अंदर स्टोर हो जाए, ताकि मैं ये कह सकूं कि इसके अंदर इतनी डिस्प्लेसमेंट पर इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो इसके लिए मैं इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहता, मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि भाई F एक्सटर्नल और स्प्रिंग फोर्स अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी, ये बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी। अब इसी बात को हमें समझना है कि यहां पर अगर अगर तो F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इस बॉडी में इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें नेट फोर्स आ जाएगा तो ये बॉडी एक्सीलरेट करेगी, और अगर ये एक्सीलरेट करेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपके वर्क की वजह से इस बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी भी गेन करी। अपोज तो हो रहा है तो पोटेंशियल भी गेन करी पर काइनेटिक भी गेन करी। लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग को खोजना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो, तो यहां खुद ब खुद एक लॉजिकल नीड निकल कर आती है कि भाई काम इस तरह करो कि सब कुछ पोटेंशियल में स्टोर हो, ताकि जो आपका वर्क डन है दैट इज इक्वल टू स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाए। अगर आपके वर्क में कुछ हिस्सा काइनेटिक गया, कुछ हिस्सा पोटेंशियल गया, तो फिर फर्दर मोर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना काइनेटिक इंक्रीज हुआ है, तो आपके वर्क डन में से उतना काइनेटिक माइनस करोगे तब वो स्टोर्ड इन एनर्जी के बराबर आएगा। तो एक दो तीन स्टेप और बढ़ेंगे, बस यही चीज पर हम लोगों को इस चीज इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स को स्प्रिंग के फोर्स के बराबर रखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि यार अगर दोनों बराबर हैं और अगर ये बॉडी रेस्ट में है तब तो ये मूव करेगी ही नहीं। अगर ये मूव नहीं करेगी तो आप इसमें वर्क कैसे करोगे, क्योंकि वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क जीरो माना जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक बहुत छोटी सी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टाइम पर ही प्रोवाइड कर देते हैं, इनिशियल टाइम पर। ठीक है, अब जब वो एंड पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहां से वो एनर्जी छीन लेंगे। इट इज लाइक दिस कि मैंने आपको 5 रुपीज दिए और फिर यहां पर हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एक एक रुपए देता रहा, एक एक रुपए देता रहा, एक एक रुपए देता रहा। 10 बार मैंने ऐसा किया और फिर लास्ट में आपसे 5 रुपए ले लिए। मैं बेसिकली आपको 10 रुपए देना चाहता था जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो मैं अपनी कैलकुलेशन में मान लेता हूं कि इसके पास एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि आपका फोर्स और स्प्रिंग फोर्स
इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ठीक है, एकदम बराबर हैं, तो ये बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी अभी है उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आने पर भी होगी, तो बाद में वही वैल्यू उससे वापस से छीन लो। तो ये चीज आपको इक्वेशन में दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि इस बॉक्स को यहां से यहां तक मूव कैसे कराएंगे हम लोग। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम अब बॉक्स को मूव कराते हैं। इस तरह से ये बॉक्स मूव करेगा आगे की तरफ और स्प्रिंग आपका एक्सपैंड होगा। अब देखो, हमें डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको परिस्थिति से बात करनी है ताकि हम लाइफ टाइम के लिए चीजों को समझें। तो हमें यहां पर बातचीत करना जारी रखना है और अपने आप से पूछना है कि यार मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे ही ये थोड़ा आगे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंडेंट है, तो मुझे भी अपनी वैल्यू को यहां पर हर पॉइंट के साथ चेंज करना होगा। तो मेरा एफ एक्सटर्नल जो होगा वो भी के एक्स के बराबर रखना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि भाई एफ एक्सटर्नल इससे कम हो जाएगा और फिर ये वापस खींचकर आ जाएगा। तो इट मींस कि जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स मेरा हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, और स्प्रिंग फोर्स हर पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी हर पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है। अब यहां तक हमने परिस्थिति को क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है यहां पे राइट टॉक करने की, और वो क्या है कि मेरा फोर्स के एक्स के बराबर क्यों होना चाहिए, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ना आए, मैं जितना भी वर्क करूं वो एज अ एनर्जी ही स्टोर हो, ठीक है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। यही वो चीज है जो हमने नेचर में डिस्कवर किया था। तो अब बारी आती है कि मैं इसको यहां से लेकर यहां तक, मान लो एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया अपने फोर्स से, और ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो वर्क डन बाई माई फोर्स बाई मी वो कितना होगा, के एक्स है। बट यहां पर हम डायरेक्टली वो वर्क डन निकाल सकते हैं कि मैं बस यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फोर्स आ जाएगा। जवाब है नहीं, जवाब है नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो के एक्स है, एक्स एक वैल्यू है, ये अगर मैं सिर्फ के एक्स लिखता हूं, अगर मैं सिर्फ के एक्स लिखता हूं, ठीक है, तो वो सिर्फ इस पॉइंट पर जो फोर्स की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जब ये बॉक्स यहां था, जब ये बॉक्स यहां था, जब ये बॉक्स यहां था, मैंने जब ये यहां था यहां था यहां था, यहां पर भी मैंने फोर्स की वैल्यू उतनी ही ले ली जितनी वैल्यू यहां पर थी। इट मींस ये वाला प्रोसेस मेरा गलत हो गया। हम यहां डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहां पर टॉक कर रहे हैं और टॉक के जरिए जज कर रहे हैं कि हमने जो बात करी है वो सही है या गलत है। जब मैंने यहां पर कहा कि फोर्स मेरा के एक्स है, डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स है, तो क्या ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा? जवाब है नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि के एक्स जो है वो सिर्फ इस पॉइंट पे, जब वो एक्स डिस्प्लेसमेंट पर आ गया था उस टाइम का फोर्स है, तो मैंने आगे वाले हर पॉइंट पर, जब मान लो स्प्रिंग इतना है उसको एक्सपेंड करके यहां ले आए, तो इन बाकी पॉइंट्स पर भी मैंने फोर्स को के एक्स ले लिया, जो कि है ही नहीं, जबकि यहां पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट है तो यहां फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। इट मींस ये वाली इक्वेशन मेरी यहां पर गलत हो जाती है, इतना वर्क उसने नहीं किया है। तो अब बात यहां पर समझ आती है, अब बात यहां पर समझ आती है कि यार हर पॉइंट पर फोर्स बदल रहा है, तो हर पॉइंट पे मेरा वर्क डन भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है। और अब इसी बात से एक चीज समझ आती है कि यार अगर स्प्रिंग का फोर्स के एक्स के बराबर है, तो ये तो हर पॉइंट बाय पॉइंट बदलेगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो मुझे यहां पर पॉइंट पे वर्क डन निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट पे वर्क डन निकालना पड़ेगा। और इसी से हमारी कैलकुलस की जो नीड है वो उभर कर बाहर आ जाती है कि यार बिटवीन 2 पॉइंट कुछ होता तो हम रेगुलर वे में काम कर लेते, लेकिन हम यहां पर अब जीरोस की दुनिया में आ चुके हैं। और कैलकुलस क्या है? जीरोस की दुनिया को स्टडी करने का एक तरीका। जीरो डिवाइड बाई जीरो, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, लेकिन अगर परिस्थिति मौजूद हो तो इसकी भी एक वैल्यू होती है। और ये कैसे ढूंढते हैं हम लोग? लिमिट के जरिए ढूंढते हैं। यही चीज हमने कैलकुलस वाले पार्ट में सीखी थी। देखो, यहां से आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको कैलकुलस का यूज करना है, और मैं यहां पर कैलकुलस के फॉर्मूलाज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सारी दुनिया फॉर्मूलाज पर फोकस कर रही है ना, हमें फोकस करना है कैलकुलस के असली मीनिंग पर, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी एंटायर फिजिक्स और मैथ्स के अंदर कैलकुलस को कुछ इस तरह से मोल्ड कर दिया है कि उसके एक्चुअल मीनिंग को हमने समझने की कोशिश नहीं करी है। बस हमने उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के सही क्या कहते हैं, फॉर्मूले तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। कहने का मतलब यह है, हम जानते गलत हैं, लेकिन अंत में जो फॉर्मूला लिखते हैं बस वो सही लिखते हैं। इस वजह से कैलकुलस मात्र एक फॉर्मूले वाला चैप्टर बन के रह गया, जबकि कैलकुलस इज एवरीथिंग। ये गॉड लेवल की दुनिया की मैथमेटिक्स है। हम लोगों ने क्या ढूंढा था कि एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है, और एक पॉइंट की लेंथ जो होती है वो जीरो होती है, तो जीरो को मुझे इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है। इट मीन जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी, जो कि आपका जीरो नहीं है, जो कि आपका लेंथ है, क्योंकि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपके इस लेंथ के बराबर है। और यहां से हमने क्या देखा था कि यहां पर जीरो की दुनिया में चीजें हो रही हैं, चीजों को हमें समझना है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक साइकिल चलाकर जा रहे हो,
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक इंस्टेंट पॉइंट पर अगर आपकी वेलोसिटी मैं पूछता हूं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो चेंज इन टाइम जीरो होगा, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर टाइम फ्रीज कर रखा है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो होगा। जीरो डिवाइड बाई जीरो, क्या इसका कोई जवाब है? नहीं। लेकिन परिस्थिति को देखा जाए तो हमें पता है कि यार मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, तो उस वक्त भी हर वक्त मेरे पास वेलोसिटी थी। अगर वेलोसिटी नहीं होती तो मैं ए से भी पहुंचता ही नहीं। यह सच्चाई है जीरोस की दुनिया की, जो आपको रियलिटी में दिख रहा है, उसके जरिए ही आप यहां पर चीजों को सॉल्व करते हो। देयर इज नो कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड ऑफ जीरोस। इट्स ऑल अबाउट व्यूइंग द रियलिटी। कैलकुलस के हर एक चीज आपकी रियलिटी को देखकर निकाला गया है, और यहीं से तो हमने लिमिट को डिस्कवर किया था। इसीलिए आपको कैलकुलस को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमने कैलकुलस को ऐसा नहीं किया कि जब उसकी बारी आएगी तब पढ़ाएंगे। हमने कैलकुलस के एक्चुअल मीनिंग को पहले ही कवर कर लिया है, ताकि आपको पूरी फिजिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। एप्लीकेशन में चीजें सीक्वेंस में है। यूट्यूब पर वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, आपको जहां अच्छा लगे वहां से उन चीजों को देख सकते हो। लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला फोल्डर या फिर प्लेलिस्ट आपका यूट्यूब पर, ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जरूर बार बार रिवाइज करो, क्योंकि कैलकुलस के उस असली एसेंस के साथ जुड़ना है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं हर जगह से हमको कैलकुलस की फील्ड में गलत नॉलेज मिल रही है। हम आंसर सही निकालते हैं लेकिन कम्युनिकेट गलत करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जब एक्चुअल कोर कैलकुलस की दुनिया हम लोगों को इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज करनी होती है, तो हम वहां पे मजबूर हो जाते हैं कि यार फॉर्मूला तो है नहीं, अब मुझे जब मैं कम्युनिकेट गलत कर रहा हूं तो मैं नई चीज कोई कैसे डिस्कवर कर पाऊंगा। क्योंकि जिन तरीकों से हमने ये छोटे वाले फॉर्मूलाज ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, उसमें बात करने का तरीका ही हमारा गलत था। जब हमारा तरीका ही गलत था तो आगे जब हमें कुछ ढूंढना होगा तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। हम डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई और खोजे और मुझे वो फॉर्मूला दे तो मैं कुछ आगे काम कर सकूं, तो मेरी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। पढ़ाई आपको इंडिपेंडेंट बनाने लायक इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, लेकिन उसी पढ़ाई की वजह से अगर हम लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहे तो हम आजाद नहीं हुए, हम अपने सपनों को फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक बार कैलकुलस को प्लीज जरूर रिवाइज करना, क्योंकि मुश्किल तो वो बिल्कुल नहीं है, हमने बस सही वे में कम्युनिकेट नहीं किया है। एक बार और रिवीजन होगी, क्योंकि आगे अब हर जगह कैलकुलस यूज होने वाली है। हर जगह का मतलब यहां से फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको कैलकुलस यूज करना है। क्योंकि अब आपको हर चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी कि बस आपको कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट वेलोसिटी, इस तरह से नहीं चलता है। हर चीज वैरी करती है और हर पॉइंट पर वैरी करती है। तो जब चीजें वैरी कर रही हैं, हर पॉइंट पे वैरी कर रही हैं, तो जब भी चीज पॉइंट पे वैरी करेगी, कैलकुलस ही एकमात्र ऐसा टूल है जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं, यहां पर हम ये जान चुके हैं कि भाई देखो ये वाली बात थी कि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो टाइम, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। और यही देखो आपका कैलकुलस है, जीरो बाई जीरो आपको वैल्यू दे रहा है। जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपको एक वैल्यू दे रहा है। और यहां पर भी अगर मैं उस वास्तविकता की बात करूं जो है कि एक पॉइंट पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो पॉइंट की लेंथ यहां पर जीरो होती है। जब वो उस पॉइंट पर है, मान लो इस बॉक्स को आपने खींच के यहां तक लेकर आए, इस टाइम पर इस पर फोर्स है लेकिन पॉइंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि जीरो, तो फोर्स मल्टीप्लाई जीरो, यहां जीरो हो गया। तो भाई यहां पर हर पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास जीरो वर्क डन है, लेकिन ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आना चाहिए ना। लेकिन रियलिटी क्या बोल रही है? भाई यहां से यहां खींचा है तो एनर्जी स्टोर हुई है, इसका मतलब इस पे वर्क डन हुआ है, और इसका मतलब हर पॉइंट पे जीरो वर्क डन नहीं है। यहां पर सारे जीरोस को जब आप ऐड कर रहे हो तो वो क्या देने वाला है? ठीक इसकी तरह वैल्यू, आप लिखने को वो जीरो लिख रहे हो, लेकिन जब उनको ऐड करोगे तो यहां पर टोटल वर्क डन आएगा। एक पॉइंट पे वर्क डन निकालने के लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, और उन सारे पॉइंट वर्क डन को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रीमन सम का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलस का ओरिजिन जाना था, फिर लिमिट का मतलब जाना, फिर डेरिवेटिव का मतलब जाना, फिर इंटीग्रेशन का मतलब जाना। ये 4 वीडियो आपकी पूरी एंटायर फिजिक्स को सो टफ से सो इजी बना सकते हैं। तो इनको जरूर आप एक बार और चेकआउट करो, और प्लीज इसको रिवाइज कर लो एक बार और, क्योंकि यहां पर, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज कैलकुलस के बिना आप चीजों को सिर्फ रट सकते हो, उनको समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो तो अब देखो भाई, कैलकुलस की एक फैंटास्टिक सी चीजें मैंने यहां पर आपको दिखा दी हैं। इट मींस आपके मन में क्यूरियोसिटी तो आई होगी। जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं उनको पता चला होगा कि जीरो बाई जीरो की वैल्यू है। अब कैसे निकालते हैं ये कैलकुलस वाले पार्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो, सो भाई यहां पर मेरे पास क्लियरली आ चुका है कि मुझे यहां पर पॉइंट वर्क डन निकालना होगा। पॉइंट वर्क डन निकालना होगा। अब उस पॉइंट वर्क डन को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कुछ लाइंस बना लेता हूं। मेरा बॉक्स यहां पहुंच चुका है, और यहां से यहां तक ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। राइट नाउ इस पर फोर्स कितना है? के एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उतना इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, कौन सा? मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, एफ एक्सटर्नल, क्योंकि आपका फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स
इक्वल है। तो आपने जो फोर्स लगा रखा है वो kx के बराबर है और आप इसमें एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हो। आप इसको थोड़ा और आगे लेकर आते हो, थोड़ा और आगे लेकर आते हो और यहां से यहां पर एक डेल्टा एक्स, एक स्मॉल चेंज इन एक्स करते हो, इतना डिस्प्लेसमेंट करवाते हो। तो आपने यहां पर डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट करा दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये पॉइंट वर्क डन के बराबर नहीं है, ये पॉइंट वर्क डन के बराबर नहीं है क्योंकि बिटवीन एनी टू पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो आप चाहे इसको कितना ही छोटा ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉइंट वर्क डन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट का, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट का मतलब जो एक सर्कुलेट हो रहा है ना कि बस छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, आपको वो वैल्यू मिल जाती है, वो इतना छोटा कर दो कि वो वैल्यू पॉइंट के बराबर ही हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप एग्जैक्ट डेल्टा एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी उसी के लिए आंसर ढूंढ रहे हो, ना कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के जब करीब होगी तब। हाँ, करीब जाके उसकी मदद से ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एक पॉइंट पे वर्क डन कितना होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब ये पॉइंट पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा के एक्स। डेल्टा एक्स लिखा जाता है बिटवीन टू पॉइंट के चेंज के लिए और डी एक्स लिखा जाता है एक पॉइंट के चेंज के लिए। तो यहां पर एक पॉइंट का जो वर्क डन है उसको अब हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और वो क्या निकल कर आया, एट दिस पॉइंट जो मेरा वर्क डन है वो है के एक्स डी एक्स। अब मुझे यहां पर x की वैल्यू जीरो से लेकर a तक, जीरो से लेकर a तक, मान लो ये जो लेंथ है जो मैंने पूरा एक्सपैंड किया है, ये लेंथ कैपिटल A के बराबर है। जीरो से लेकर A तक हर पॉइंट पर मैंने जितना वर्क किया है उस सारे वर्क को ऐड करना है। एडिशन को मैं यहां लिखता हूं समेशन, फ्रॉम कहां से कहां तक, जीरो से लेकर x इक्वल टू A तक, x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू A तक मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और जब कोई कर्व कंटिन्यूअस होता है तो ये सम जो होता है, ये जो समेशन है, ये आपका इंटीग्रेशन बन जाता है। इंटीग्रेशन में मैंने ये आपको बताया था रीमन सम के नाम, रीमन सर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, तो वो कहा जाता है रीमन सम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। क्यों बनेगा, इंटीग्रेशन वाली वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमने फुल पूरा ग्राफ व्राफ बना के इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया है नेचर के अंदर, तब मैंने इस चीज को बताया कि ये आपका इसके बराबर बन जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज उसको चेकआउट करना, वर्क वाला चैप्टर आपके लिए मक्खन बन जाएगा, इजी। ठीक है, फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर ए तक। और बस अब ये क्या है, इंटीग्रेशन। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। तो यहां पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू ए, तो ये बन जाएगा के ए स्क्वायर बाई टू प्लस सॉरी माइनस जीरो। ठीक है, और आप चाहो तो यहां पर इसको x भी बोल सकते हो कि भाई x डिस्प्लेसमेंट तक कितना है, तो ये के एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला नहीं निकाला है अभी हमने, क्योंकि हमें यहां पर परिस्थिति से पूरी बात करनी है। तो भाई यहां पर मैं निकाल क्या रहा था, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और जरा अब इस परिस्थिति को देखना, ठीक है, क्योंकि यार देखो बात ये है ना, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, इसलिए हमको सारी बातों को सही से समझना होगा, वरना गलत कम्युनिकेशन से सही आंसर निकालेंगे तो फ्यूचर में हम कुछ खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं आता होगा। तो इस बात को समझना, ठीक है। ये जो वर्क डन है भाई, मैंने यहां क्या निकाला है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स था, मैंने ये निकाला कि मैंने कितना वर्क किया इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ठीक अपोजिट थी, और स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर थे। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ स्प्रिंग, वो कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है सच्चाई जिस चीज को हमें समझना है, ये है वो सच्चाई जो हमें समझना है। मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया है इस बॉक्स पर और स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क डन किया है इस बॉक्स पर। ये बातें तो हम करते ही नहीं है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर। हम लोग डायरेक्ट अच्छा भाई एफ एक्स डी एक्स किया, इंटीग्रेशन किया, काम खत्म, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। नहीं, पूरी वास्तविकता के साथ जुड़ो। मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया है, स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क डन किया है, और यहां पर जो हमने डिस्कवर किया था, जब पॉजिटिव वर्क डन होता है तो बॉडी एनर्जी जो है वो गेन करती है, और जब नेगेटिव वर्क डन होता है तो बॉडी जो है एनर्जी लूज करती है। तो अब देखो, मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया, इतना इस बॉक्स ने एनर्जी गेन करी। ठीक है, यानी कि ऐसा समझो कि मैंने आपको 5 रुपीज दे दिए। ठीक है, लेकिन अब ये स्प्रिंग ने इस पर नेगेटिव वर्क डन किया और इससे एनर्जी छीन ली। ठीक है, तो वो एनर्जी किसके पास चली गई, स्प्रिंग के पास चली गई। मैंने इसको 5 रुपए दिए, इसने 5 रुपए इसको दे दिए। अब जैसे ही मैं हट जाऊंगा, ये स्प्रिंग बोलेगा ले भाई अपने 5 रुपए वापस ले, और अपने आप को जो तेरे को खर्चा करना है वो कर ले। यानी कि ये एनर्जी स्प्रिंग के पास सेव थी, स्टोर थी,
मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया, इसने एनर्जी ली, इसने नेगेटिव वर्क डन करके इससे वो एनर्जी अपने पास रख ली, यानी कि वो एनर्जी कहां आ गई, स्प्रिंग के पास आ गई। अब जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा, स्प्रिंग वापस उसको एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये बॉक्स यहां पर है, स्प्रिंग का फोर्स अभी भी इधर ही है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये इसको वापस से पॉजिटिव वर्क डन करने लगा है, यानी कि वो एनर्जी इसके पास वापस आएगी, और इस बॉडी को कोई भी फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, सिर्फ यही फोर्स उसको वापस खींच कर ला रहा है, यानी कि अब ये यहां पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो ये एनर्जी गेन करेगा। और किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि इन शॉर्ट हर एनर्जी को लास्ट में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही जाना है। तो अब देखो यहां से हमको समझ आती है पूरी कहानी कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है, कहां होती है। ये डस्टर था, मैंने इसको 0 हाइट से लेकर h हाइट तक लेके गया, तो मैंने इस पे पॉजिटिव वर्क डन किया, तो ये एनर्जी मैंने इसको दी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी ने वो एनर्जी इसे छीन के अपने पास रख ली। अब जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तो अर्थ उसको पॉजिटिव वर्क डन करके वो एनर्जी इसको वापस कर देगा। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर हुई थी? अर्थ में स्टोर हुई थी, अर्थ और डस्टर के सिस्टम में स्टोर हुई थी। एज सिंपल एज दैट। हालांकि हम लोगों को फर्क पड़ता है सिर्फ आंसर से कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, इससे मतलब होना चाहिए, लेकिन पूरी कहानी जब हम देखेंगे तो हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, और उस चीज से हम आगे चल के सच में एक ट्रू इंजीनियर बनेंगे, वरना बस हम एक डिग्री होल्डर बन जाएंगे और मार्केट में दर बदर भटकेंगे कि कोई नौकरी दे दो, कोई नौकरी दे दो, ठीक है। तो इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है। सो देखो इसने यहां पर क्या करा भाई, इसने यहां पर इस तरह से वर्क करते हैं, तो भाई कितने अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है? अमाउंट तो इतना ही है, अमाउंट तो 5 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसने इसको दिए, वापस इतना ही अमाउंट इसको वापस किया गया। तो भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वो अमाउंट वाइज देखा जाए तो वो इतना है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से यहां फर्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहे हैं कि एनर्जी गेन की गई है या लूज की गई है। अगर जिस पर आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो तो वो गेन कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन कर रहे हो तो वो लूज कर रहा है। तो यहां पर आपको ये प्लस माइनस स्केलर में ये नहीं बता रहे हैं कि भाई रिजल्टेंट वर्क डन आपका 0 है, नहीं, वर्क डन पॉजिटिव ये बोलता है कि आप गेन कर रहे हो, नेगेटिव बोलता है कि आप लूज कर रहे हो। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, फाइनली क्या निकल कर आता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 1/2 kx स्क्वायर। ये देखो ये आ गया, और ये निकला कैसे था? एक पॉइंट वर्क डन को हमने ऐड किया था 0 से लेकर a तक या 0 से लेकर x तक, उससे हमको ये मिला था। तो देखो वर्क हमारा यहां पर फिनिश हुआ। तो वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। और इसी पार्ट से अब यहां पर 2-3 चीजें आपको और देखने को मिलेंगी, नेचर से कम्युनिकेट करने को मिलेंगी, और वो ये है कि आपने देखा अगर कोई बॉडी है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो उस केस में जब आप फोर्स लगाते हो द बॉडी विल गेन, ध्यान से देखना, गेन काइनेटिक एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर किसी फोर्स के अगेंस्ट अगेंस्ट आप यहां पर फोर्स लगाते हो, वर्क करते हो, द बॉडी विल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस, पूरी बात जानेंगे अगर हम। और अगर आपका फोर्स इसके अपोजिंग फोर्स के बराबर है, उस केस में बॉडी विल गेन ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर हमने स्प्रिंग के केस देखा और ग्रेविटी का केस देखा। इन दोनों केसेस के अंदर आपका जो फोर्स है यहां पर वो किस तरह का फोर्स है? जो बॉडी के जो फोर्स है वो हमेशा लग रहा है, और उसके बाद वो क्या बोलूं मैं उसको, जैसे ही आपका फोर्स हट रहा है, ये फोर्स उसको वापस से उस पर पॉजिटिव वर्क डन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वही अगर मैं यहां पर स्प्रिंग फोर्स को ना देख के दूसरे फोर्स को देखूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, आपका फोर्स यहां लग रहा है बट फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन को अगर देखा जाए, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो तभी लगता है जब उसकी नीड होती है। मान लो मैंने एक बॉक्स को ढकेलना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन लगा, लेकिन जैसे मैंने ढकेलना बंद कर दिया फ्रिक्शन गायब हो गया। पॉइंट को समझना, जैसे ही मैंने उस पर, जब मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, उसको मूव कर रहा हूं, तब तक फ्रिक्शन लग रहा है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटा लिया फ्रिक्शन गायब हो गया, फ्रिक्शन का अब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। लेकिन मैंने यहां पर स्प्रिंग वाले केस में जब फोर्स लगाया तो स्प्रिंग फोर्स अपोज कर रहा था, मैंने जब अपना फोर्स हटा लिया तो भी स्प्रिंग फोर्स मौजूद है। मैंने जब बॉल को ऊपर हाइट पे उठाया तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, मेरे हाथ हटाने के बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद रहेगा। तो यानी कि यहां पर दो प्रकार के फोर्स हमें नजर आ रहे हैं। एक फोर्स वो है जो हमेशा मौजूद रहता है, आप फोर्स लगाओ या ना लगाओ। दूसरी तरफ एक ऐसा फोर्स है जो तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब आप कोई फोर्स लगा रहे हो। तो यहां पर इन दो प्रकार के फोर्सेस की वजह से दो चीजें हमें देखने को मिली कि भाई यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, लेकिन यहां फ्रिक्शन वाले केस में जो नेगेटिव वर्क डन ये फ्रिक्शन करने वाला है, ये पूरी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ही नहीं रहा है, वो तो बस आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। पॉइंट को समझना। सो देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस,
कंजर्वेटिव, खुद ही से हमने देखा। और देखो ये हम कैसे पढ़ते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर उसके अंदर नीचे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बल्कि हमने यहां पर परिस्थिति को ऑब्जर्व किया, नेचर को ऑब्जर्व किया, उससे हमें पता चला कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर इन चीजों में डिफरेंस है। आप इन चीजों को ढूंढते हो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि आप इन चीजों को याद करते हो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पढ़ने का अपना तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा, और वो थोड़ा सा तरीका ये है कि हम लोग रिजल्ट से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें नेचर से बात करके रिजल्ट तक पहुंचना है। साइंस का मतलब ऑब्जर्वेशन है, तो वही करो ना जो साइंस है, उल्टा मत करो। हम उसको मैगजीन बना के पढ़ रहे हैं कि हाँ जो रिजल्ट है उसको याद कर रहे हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ये होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों किया हमने ऐसा क्लासिफिकेशन, वो चीज समझो। हमने इनको, फोर्स तो फोर्स होता है, अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्यों बनाया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है ये आपके फोर्स के रहने और ना रहने पर भी एग्जिस्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके फोर्स के रहने या ना रहने पर भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपके फोर्स एग्जिस्ट, जब आपका फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद वो गायब हो गया। एक पानी में जो विस्कोसिटी होती है वो भी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि वो तब लगेगी जब आप मोशन में होगे। आप मोशन में नहीं हो तो उसकी कोई नीड नहीं है, वो वापस से खींच के लाके आपको अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं लेकर आएगी, क्योंकि आपके वेलोसिटी के गायब होते ही विस्कोसिटी भी गायब हो जाएगी। आपके फोर्स के लगने के बाद फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा। आप एयर में अगर नीचे की तरफ गिर रहे हो तो एयर ड्रैग भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास वेलोसिटी होगी जीरो वेलोसिटी, एयर ड्रैग भी गायब हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे फोर्सेस जब वर्क करेंगे तो वो स्टोर ही नहीं होगा उनके अंदर, वो स्टोर ही नहीं होगा। यानी कि किस तरह के फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, वो फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो नेगेटिव वर्क डन किया उससे क्या होगा, उससे बस एक ही चीज होगी, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो दो तरह के फोर्सेस हो गए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने इनको पढ़ के क्लासिफाई नहीं किया, हमने नेचर को देख रहे थे तो हमें समझ आया कि अच्छा भाई दो नाम देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये समझ आया। अब जो चीज स्प्रिंग में हो रही थी वही चीज तो आपके फ्रिक्शन वाले केस में भी हो रही है, कि मान लो आपने फोर्स लगाया और आपने फोर्स लगाया यहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट तक। ठीक है, तो एस लिख देता हूं यहां पर, एस डिस्प्लेसमेंट तक। तो आपने जो वर्क किया दैट इज एफ इंटू एस, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। वेरस यहां पर एक फ्रिक्शन है जो कि पीछे की तरफ लग रहा है, जो कि अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1। तो यहां पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये, और वर्क डन बाई मी लिख देता हूं, वो एफ इंटू एस के बराबर है। मैंने कौन सा वर्क किया है, पॉजिटिव, यानी कितनी एनर्जी ये गेन करेगा। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, -FS, नेगेटिव वर्क डन है, यानी कितनी एनर्जी ये लूज करेगा। मैंने 10 रुपए दिए, फ्रिक्शन ने उसमें से 4 रुपए कमीशन मार ली, वो वेस्ट करवा दिया, तो इसके पास एनर्जी कितनी बची, 6 जूल की एनर्जी बची, ऐसे, या 6 रुपए बचे, एज सिंपल एज दैट। यही है इसकी कहानी। ठीक है, तो देखो ये जो एनर्जी हुई ये क्या हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये लॉस्ट हो गई। अब यहां पर हम लोग जब लॉस ऑफ एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं तो यहां पर हमें चीजों को एक बेहतर तरीके से समझना होगा, जो कि मुश्किल नहीं है। जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करते हो उतना आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये बात के साथ हम कनेक्टेड हैं, लास्ट लेक्चर में ही हमने इसको देखा था। तो मान लो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, मैं 100 रुपए से कोई एक शॉपिंग करना चाहता हूं, तो मैं 100 रुपए की खरीदी कर सकता हूं। अब यहां पर आता है मार्केट का एक सिंपल सा नियम है, आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हो तो उसका कोई एक अमाउंट होता है और अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगता है। ठीक है, तो आपने यहां पर, आपको टैक्स है ना, वेस्ट ऑफ मनी लगती है, ऐसा मान के चलो अभी। ठीक है, तो आपका यहां पर टैक्स लग गया, तो आपने क्या किया कि भाई आपने देखा 95 रुपीज का एक सामान है, कोई भी चीज है, मान लो एक बॉल है जिसमें 5 रुपए आपका टैक्स लग रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि आपके जो 100 रुपए हैं उसमें से 95 रुपीज ही आप एक्चुअली में यूज कर पाए, 5 रुपए आपको लग रहा है कि आपके वेस्ट हो गए। तो 100 रुपीज इज इक्वल टू 95 + 5 में डिवाइड हो गया। तो इसको आप ऐसे समझो, दिस इज योर एनर्जी यू हैव, जिससे आप 100 रुपए का काम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 95 जूल का वर्क कर पाए, और 5 जूल जो है आपका वो वेस्ट हो गया, 5 जूल आपका वेस्ट हो गया। तो कहानी यहां पर सिंपल, कैलकुलेशन यहां पर बनकर आ गई, कोई डेरिवेशन नहीं है, रियलिटी तो यही है ना, जितनी एनर्जी आपके पास है इज इक्वल टू जितना आपने वर्क किया है प्लस जितना आपका लॉस हो गया है, काम खत्म। सिंपल सा गणित है, देखो कोई डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज रियलिटी। जितनी एनर्जी है उतना काम कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे उस काम में से पूरा काम नहीं हो पाया तो जो बाकी जो एनर्जी है वो कहां गई, वो वेस्ट हो गई, वो आपकी यहां पर वेस्ट हो गई। बस इतनी सी कहानी है। और इसके बाद
आपको क्या करना है कि भाई अगर एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर उसके पास वेलोसिटी थी, यहां वेलोसिटी थी u और यहां वेलोसिटी थी v। मान लो वेलोसिटी आपकी यहां पर बढ़ी है, यहां पर मान लो वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे तो आपको लगेगा अपने आप कैसे वेलोसिटी बढ़ गई, तो भाई सीधी सी बात, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से वेलोसिटी इतनी बढ़ी है और यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है F पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखें, सिंपल सा लॉजिक, वर्क डन बाय मी, मैंने कितना वर्क डन किया और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लो वो s के बराबर है, मैंने जो वर्क डन किया दैट इज f इंटू एस। मेरा वर्क डन इस बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, माइनस एफ इंटू एस, ये इस बॉडी से एनर्जी को ले लेगा। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, फाइनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये गेन इन एनर्जी के बराबर है। अब जितना वर्क डन मैंने किया उससे इस बॉक्स ने एनर्जी गेन करी, तो भाई गेन इन एनर्जी कितना है, ये है पॉजिटिव वर्क डन। लॉस इन एनर्जी कितना है, इतना है। तो भाई कितना गेन किया उसने, जितना दिया गया और कितना लॉस हो गया, बस यही कहानी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस, इतना दिया गया उसमें से इतना छीन लिया गया। तो ये देखो आपके पास इक्वेशन यहां पर ये आ गई। तो ये अगर आप देखो कि इस इक्वेशन की वैलिडिटी, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो इसको आप मैकेनिक्स से भी प्रूव कर सकते हो। तो देखो ये इक्वेशन एक्चुअली में आपकी बनती है कि आपने जितना दिया 10 रुपए दिए, 4 रुपए वेस्ट हो गए, तो टोटल गेन क्या होगा, इसके बराबर होगा। और इस इक्वेशन को हमने नेचर में देख के बताया, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस में लॉसेस, या फिर एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन माइनस लॉसेस, ठीक है। दो तरीके से हम इसको देते हैं, एक होता है ये दोनों परिस्थिति आपको देखनी है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस लॉसेस, ठीक है। और यहां पर दूसरे तरीके से अगर हम देखें, एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन माइनस नेगेटिव वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन ही आपका लॉस है, बेसिकली नेगेटिव वर्क डन ही आपका क्या है, लॉस है यहां पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड में वर्क डन लिखना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, नेगेटिव लग गया, दैट इज योर लॉस। अब देखो इसकी प्रामाणिकता को एक और तरीके से चेक करते हैं, और वो कैसे करेंगे, इस 2 को यहां ले आते हैं, 2f माइनस एफ, एस को मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। वो जो बॉडी थी मेरे पास उसमें इधर f लग रहा था, इधर स्मॉल f लग रहा था, तो f नेट कितना होगा, यहां पर f नेट होगा f माइनस एफ के बराबर, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना होगा, f माइनस एफ अपॉन में स्मॉल m के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से m कॉमन लेते हैं और यहां पर डिवाइड कर देते हैं, m कॉमन लेते हैं यहां पर डिवाइड कर देते हैं, इस माइनस यू स्क्वायर को यहां ले आते हैं, तो देखो क्या आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, f माइनस एफ अपॉन में m, ये मेरा एक्सीलरेशन के बराबर था। तो यहां पर देखो क्या आ गया, नेट एक्सीलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और ये जो 2 है वो उसके आगे है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी कि हमने जो चीज ढूंढी नेचर में वो सही है, अगर वो गलत होती तो यहां पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन आता वो भी गलत बनता। इट मींस पढ़ाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सही बात करनी है नेचर से, जवाब तो खुद ब खुद आएगा हमारे पास। हमने डेरिवेशन, फैंसी टर्म्स, ये सब बना बना के ना चीजों को जानबूझ के मुश्किल बनाया गया है, क्योंकि सबको इस दुनिया का एक ये रूल है, एवरीवन लव्स टू डू द शो ऑफ, ठीक है। और साइंस की दुनिया में तो हम लोगों ने बहुत शो ऑफ कर लिया, स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री के अंदर तो इतना शो ऑफ कर लिया कि वहां नाम याद करना ही अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। हम चीजों को आसान बना सकते थे, हमने नहीं बनाया, लेकिन अब तो कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर से बात करना है। और रही बात नाम की, तो वो समय के साथ जब आप बार बार बात करोगे उन चीजों को लेकर, जब आपको चीजें समझ आने लगेंगी तो आपको मजा आएगा, और जब आपको मजा आएगा तो वो नाम खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, काम पर ध्यान दो। और फिजिक्स मैथ्स के अंदर तो चलो नाम उतने मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री में है थोड़े से नोमेनक्लेचर वगैरह हैं, बट वहां भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिकल सेक्टर में नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल आपको वो जगह के बारे में पता होना चाहिए। नाम भूल जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो चीज है, वो फंक्शन क्या करती है ये भूल गए, या आपने उसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। इसलिए नाम को प्रायोरिटी मत देना, फॉर्मूलाज को प्रायोरिटी मत देना, नॉलेज को प्रायोरिटी देना, क्योंकि नॉलेज है तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो और फॉर्मूलाज आप खुद ढूंढ लोगे। तो जब ये दोनों चीज आपके पास हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो देखो भाई, यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल कर आ गई है, ठीक है। और वो ये है लॉसेस को लेकर, ठीक है, कि लॉसेस के साथ हमें कैसे डील करना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस में लॉसेस,
ठीक है, प्लस में लॉसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा वो एनर्जी गेन करेगा, जिस पर नेगेटिव वर्क डन होगा वो एनर्जी लूज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप वो पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर कर पाओगे जब कंजर्वेटिव फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वहां कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, बल्कि बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी वो लूज कर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब जानते हैं हम लोग इसके बारे में। काफी समय से हम वेट कर रहे थे, लेकिन आपको पता है ये सिर्फ 1 ही मिनट का टॉपिक है, दैट इज पावर। ठीक है, आम जिंदगी में हम पावर को किस तरह से देखते हैं, वही यहां पर उसका मतलब है। अगर मैं दो लोगों को काम देता हूं एक, कि आपको यहां पर 100 ईंटें हैं, 4 मंजिल ऊपर लेके जाना है, एक आदमी 1 घंटे में ले जाता है और एक आदमी 10 घंटे में लेके जाता है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली। और इन्होंने पूरे टाइम तक काम किया है, एक आदमी को 1 घंटे में उसने सारी ईंटें पहुंचा दी और एक आदमी ने 10 घंटे लगा दिए। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक ले लेता था, थक जाता था वो, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने 1 ही घंटे में कर दिया। तो आपकी नजर में क्लियर कट एग्जाम्पल है, वो आदमी ज्यादा पावरफुल है जिसने 1 घंटे में काम किया है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपके पावर को डिफाइन करता है। काम खत्म। कितने कम समय में आप कितना ज्यादा काम करते हो, जो कर लेगा ऐसा वो ज्यादा पावरफुल है। तो किसको किससे कंपेयर किया जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है? तो भाई एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कौन ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पावरफुल है। काम खत्म, क्योंकि वो अपनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एज वेल। यहां पर क्योंकि वर्क और एनर्जी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका पावर हो गया। या रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका पावर हो गया। तो बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम पावर इज डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। अब आप कहोगे डेल्टा डब्ल्यू कैसे, मतलब चेंज इन वर्क डन कैसे? तो ऐसे समझो कि भाई टाइम के साथ आप वर्क को देखो, टाइम 0 वर्क डन, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पे 3 जूल का वर्क हुआ, यहाँ 7 जूल का, यहाँ 11 जूल का, यहाँ 17 जूल का, यहाँ 15, ओ सॉरी उल्टा तो नहीं हो सकता, यहाँ 19 जूल का, यहाँ 27 जूल का। ठीक है, इस तरह से ये वर्क डन हो गया है, ये टाइम है। तो अब यहां पर मैं कहूं 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में कितना वर्क हुआ है, तो सिंपल 19 माइनस 17, तो ये किसका लाइन हो गया, ये W का लाइन हो गया। तो आप इसको कहोगे ये है आपका W2, ये है आपका W1, तो W2 माइनस W1, तो ये क्या हुआ, चेंज इन वर्क डन ही हुआ ना। यहां पर चेंज इन वर्क डन ना बोल के 2 पॉइंट के बीच में कितना काम किया है आपने ये बोलोगे। हर बार डेल्टा का मतलब चेंज इन नहीं होता है, यही चीज हमको समझनी है। हम हर चीज को याद करने लगते हैं, लेकिन समझो इस बात को, यहां पर डेल्टा का मतलब चेंज इन नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वर्क डन आपने किया है उसको आपने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। इतना वर्क डन किया, 19 माइनस 7 यानी कि 12 जूल का वर्क डन किया है 3 सेकंड के अंदर, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां पर पावर क्या हो जाता है, कितना वर्क किया है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं कहूं कि इंस्टेंट पावर बताओ अपनी, इंस्टेंट पावर का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे आपने 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट लिया और 2 पॉइंट का टाइम लिया, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी क्या वेलोसिटी है। सेम उसी तरीके से भाई आप हर वक्त वर्क कर रहे हो तो एक पॉइंट पर भी वर्क कर रहे होगे, तो उस पॉइंट पर आपकी पावर क्या है। क्योंकि देखो वर्क की वैल्यू देखो 3, अगर मैं हर एक सेकंड पे देखूं 3 जूल, 4 जूल, यहाँ पे 6 जूल, यहाँ 2 जूल, यहाँ पर 8 जूल। तो हर सेकंड आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क किया है, मतलब हर गैप में डिफरेंट अमाउंट वर्क गैप किया है, तो हर पॉइंट पे आपने डिफरेंट वर्क किया होगा, तभी उसका एड अप होके डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने कितना वर्क किया है, दैट विल बी सिंपल। वो निकालने के लिए तो आपको लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा आपके पास पावर इंस्टेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी। काम खत्म। डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क का आप एक ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ और उसका डेरिवेटिव निकाल दोगे, आपके पास इंस्टेंट पावर आ गई। तो पावर का मतलब क्या है, व्हाट इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। काम खत्म, यही तो आपका पावर है और कुछ नहीं। देखो इतनी सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ना 10th में पढ़ा होगा, हम लोग चीजों को, फॉर्मूलों को याद करते हैं। वही चीज एक और चीज को मैं पावर के साथ जोड़ना चाहूंगा। हमने 10th में पढ़ा है पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो हम यहां पर उसको सीधा पढ़ लेते हैं 1/f, ये हमारे लिए फॉर्मूला है। इसके ऊपर हमने कभी उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी होगी, यकीन सही बताना, कमेंट में लिख के बताना। बस फॉर्मूला याद किया होगा लेकिन परिस्थिति से बात नहीं करी होगी। किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, नहीं किया है और आगे जाना चाहते हो तो अब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो। हमने सिर्फ ये पढ़ लिया पावर ऑफ लेंस 1/f है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करते और इस बात को समझते कि यहाँ 1/f क्यों बोला गया है, अगर मैं लेंस की पावर को रियलिटी के साथ जोड़ूं तो भाई लेंस को हम जब देखते हैं तो हम इस चीज से देखते हैं कि भाई वो बेंड कर देता है लाइट को। ठीक है, लाइट आपके पास जो आ रही है वो बेंड हो जाती है।
तो अगर मैं लेंस को पावरफुल डिफाइन करना चाहूं तो ये करूं कि एक लेंस तो है जो आपकी लाइट को यहां पर बेंड करवा रहा है, यहां तक बेंड करा रहा है, एक आपका यहां तक बेंड करा रहा है, वेरस एक जो है और ज्यादा पास बेंड करा रहा है। तो जो ज्यादा ज्यादा बेंड करवाएगा मैं उसको ज्यादा पावरफुल कहूंगा, जो ज्यादा बेंड करवाएगा मैं उसको ज्यादा पावरफुल कहूंगा। तो भाई जो लेंस यहीं तक जिसका फोकस पॉइंट बहुत पास है लेंस के वो ज्यादा पावरफुल है, जिसका फोकस पॉइंट दूर है वो लेस पावरफुल है। जनरल भाषा में हम लोगों ने बात करी। तो अब मुझे क्या चाहिए कि भाई जिसका फोकल पॉइंट छोटा होगा, जिसका फोकल पॉइंट छोटा होगा वो ज्यादा पावरफुल है, जिसका फोकल पॉइंट बड़ा होगा वो लेस पावरफुल है। यानी कि पावर और फोकल लेंथ को अगर मैं देखूं, बड़ा फोकल लेंथ लेस पावरफुल, छोटा फोकल लेंथ ज्यादा पावरफुल। यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, और जो फॉर्मूला पहली बार बनता है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आता है, वो वन ही रहता है। तो लो पावर का फॉर्मूला 1/f आ गया। तो बात करने से सच्चाई के साथ हम जुड़ते हैं, वास्तविकता के साथ जुड़ते हैं, और चीजों को समझना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। हालांकि ये पावर ऑफ लेंस और ये वाला पावर अलग अलग है। मैं यहां पर आपको सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया कि बात करने से चीजें समझ आती हैं, और जब वो समझ आनी स्टार्ट होती हैं तो पढ़ने में मजा आता है। तो यहां पर आपका वर्क वाला चैप्टर देखो फिनिश होता है। अब क्वेश्चंस के जरिए जो ज्ञान हमने इन लेक्चर्स में हासिल किया है उनको क्वेश्चंस के जरिए हम एक्सप्लोर करेंगे। और क्वेश्चंस यूट्यूब पे आपको रैंडमली मिलते हैं, तो आप एप्लीकेशन पे एक बार जरूर विजिट करना। वहां पर आपको एक फोल्डर के अंदर ही सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको उनको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वर्क, एनर्जी और पावर समझ आया होगा। और यहां पर सुनना काफी नहीं है, जो चीजें आपने यहां सुनी है उनको लिखना भी नहीं है, मतलब बस लिखना है, लेकिन कैसे, जिस तरह से हमने नेचर में इन चीजों को ऑब्जर्व किया है आपको भी यहां पर नेचर में उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। और जो चीजें आप ऑब्जर्व करके देख पा रहे हो उनको लिखो आप। ठीक है, एज अ बात कर रहे हो आप कॉपी से, और उसको उसको बोल नहीं सकते तो आप उसको लिख लिख के बता रहे हो कि मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये डिस्कवर किया। वही आपके लिए सबसे बेस्ट वे होगा, और इस तरीके से हम चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑब्जर्व करना है, नेचर से मैथमेटिकली बात करना है, सही सवाल उठाना है जो कि वाई होता है, अपने आप जवाब नेचर आपको देगा मैथमेटिक्स के फॉर्म में। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।